नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद पटेल 3 स्टार कोचिंग क्लासेस से। आज अपना जो शिक्षा पात्रता परीक्षाएं वाले एग्ज़ाम हो रहे हैं, प्रत्येक राज्य की शिक्षक भर्ती होती है, उससे संबंधित मैथ पढ़ रहे थे अपन, जिसमें से मेन अपन टारगेट लेके चल रहे हैं वर्ग 3 मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो इसमें से शिक्षा पात्रता परीक्षा मध्य प्रदेश की है जो, उसमें से अपन मैथ में 2 टॉपिक लगभग कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियो में, एक संख्या पद्धति और सेकंड वर्ग और वर्गमूल। अब अपन थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे लघुत्तम समाप्तवर्तक और महत्तम समाप्तवर्तक, यानी एलसीएम और एचसीएफ। क्या टॉपिक रहेगा? एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, महत्तम समाप्तवर्तक का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, और लघुत्तम समाप्तवर्तक का होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब महत्तम समाप्तवर्तक में क्या करते हैं कि जो महत्तम समाप्तवर्तक से संबंधित 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे एक आता है गुणज। ठीक है, अब गुणज क्या होता है वो देखते हैं। देखो, गुणज जब एक संख्या का दूसरी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या दोनों मूल संख्याओं का गुणज कहलाती है। ठीक है, प्राप्त संख्या क्या होगी? दोनों का गुणज होगी। तो जब एक संख्या को दूसरी संख्या से गुणा किया जाए, जैसे कोई भी संख्या ले लो, जैसे 8 ले लो। ठीक है, सॉरी 8 के गुणज। तो इसके गुणज कैसे होंगे? इसी के पहाड़े वाले गुणनखंड गुणज होंगे। देखो, 8 एकम 8 बराबर 8, 8 गुणे 2 बराबर 16, 8 गुणे 3 बराबर 24, 8 गुणे 4 बराबर 32, 8 गुणा 5 बराबर 40। इस प्रकार से जैसे प्रश्न आ जाता है एग्ज़ाम में गुणज के बारे में कि 8 के गुणज या 8 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। अगर क्वेश्चन आता है कि 8 के प्रथम 5 गुणज लिखिए, तो 8 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से हैं? जो है 8 का गुणा 1 से, 8 का 2 से, 8 का 3 से, 8 का 4 से, 8 का 5 से। इस प्रकार होते हैं गुणज। ठीक है, ये किसी भी संख्या के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है, जैसे 8 गुणे 9, तो 8 और 9 का गुणज क्या हो जाएगा? 72। ठीक है, पूछ ले 8 और 9 का गुणज है, या हाँ गुणज है कितना? 72। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं गुणज। अब गुणज की जो विशेषताएं होती हैं वो देख लो। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है। ठीक है, जैसे 8 है जी, तो 8 किसका गुणज है? 8 का। ठीक है, 16 8 का गुणज, मतलब पहली विशेषता क्या है? 8 का गुणज है, तो स्वयं का गुणज होगा। ठीक है, प्रत्येक संख्या 1 का 8, देखो 8 का भी गुणज है और 1 का भी गुणज है। और प्रत्येक संख्या मतलब जो उसके गुणज होंगे वो अनंत होंगे, क्योंकि किसी भी संख्या में कितने भी गुणा किए जा सकते हैं, मतलब अनंत तक ले जा सकते हैं अपन गुणा करके। 8 गुणे 1, 8 गुणे 2, 8 गुणे 3 ऐसा करके। ठीक है, प्रत्येक संख्या का गुणज है क्या? 0। प्रत्येक संख्या में 0 का गुणा कर सकते हैं, जैसे 8 गुणे 0 बराबर 0, तो ये भी गुणज होगा। ठीक है, इसके अलावा जो मैन होते हैं गुणज, जो उसके पहाड़े में आते हैं। अब किसी भी संख्या के गुणज पूछ ले, या प्रथम 5 गुणज पूछ ले, तो उसका गुणा 1 बार 2 बार 3 4 5 ऐसे क्रम से कर सकते हैं। ठीक है, अब गुणज में अगर एक आध क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ ले, वो डिस्टर कहाँ गया? डिस्टर, अगर गुणज में आपसे पूछता है कि जैसे कितना? 5 के प्रथम 6 गुणज कौन कौन से हैं? बढ़ते क्रम में लिखिए। तो इस प्रकार से आपसे 2 क्वेश्चन कर लिए उसने। एक तो 5 के प्रथम 6 गुणज पूछ रहा है, और फिर वो भी बढ़ते क्रम में लिखने के लिए पूछ रहा। तो 5 के 6 गुणज कौन कौन से होंगे? देखो, 5 का गुणा 1 में 5 प्रथम पूछ रहा है। ठीक है, 5 का गुणा 2 में बराबर 10, 5 का गुणा 3 में बराबर 15, ठीक है,
5 का गुणा 4 में बराबर 20, 5 का गुणा 5 में बराबर 25 और 5 का गुणा 6 में बराबर 30। ये क्या है? प्रथम 6 गुणज हो गए। अब इनको पूछ रहा बढ़ते क्रम में लिखिए, तो इनका बढ़ता क्रम क्या होगा? 5, 10, 15, 20, 25, 20 के बाद 25 और 30। ये तो हो गया बढ़ते क्रम। अगर वही पूछता घटते क्रम में, घटते क्रम में पूछता है तो घटते क्रम में हो जाएगा 30, 25, 20, 15, 10, 5। ठीक है, इस प्रकार से अपन जो इसके गुणज ज्ञात करते हैं। अब गुणज के बाद एक पॉइंट आता है गुणनखंड का, यानी फैक्टर्स का। तो अब देखो गुणनखंड क्या होते हैं। गुणज के बाद आता है क्या? गुणनखंड। गुणनखंड। अब गुणनखंड में क्या होता है कि जब कोई संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है तो उसे उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जैसे मतलब एक संख्या है 18, अगर जितनी भी संख्या 18 में भाग जाएगा, जितनी संख्याओं का, या 18 को जितनी संख्या पूर्णतः विभाजित करेंगी वो 18 के गुणनखंड होंगे। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन देख लो। एक क्वेश्चन है जैसे संख्या वही 18 के गुणनखंड लिखिए। ठीक है, तो अपन ने अभी गुणनखंड में क्या पढ़ा है? गुणनखंड में पढ़ा है कि जब कोई एक संख्या दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित करे तो वह संख्या उसका क्या गुणनखंड होगी, या गुणनखंड कहते हैं। जैसे 18 का बोला है तो 18 का गुणनखंड देखो, एक तो 1 से भाग जाएगा 18 में, 18 से भाग जाएगा। ठीक है, उसके अलावा 2 से जाएगा तो 9 पूर्णतः आएगा, 3 से जाएगा तो 6, तो ये 18 पूर्णतः आएगा। 3 के बाद फिर 4 चौको 16, 4 से नहीं जाता, 5 6 से जाएगा, 6 3 18, 6 के बाद 7 से जाता नहीं है, 8 से जाता नहीं है, 9 से जाता है, 9 दूनी 18, और उसके अलावा नहीं जाता है। ठीक है, अब जो जिसका पूर्णतः भाग जाता है तो वो जो 18 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? तो 18 के गुणनखंड होंगे 1 2 3 6 9 18। ठीक है जी, कुल संख्या कितनी है? 6। अब 18 के गुणनखंड की विशेषताएं देख लो। तो इसमें है कि सभी संख्याओं का गुणनखंड 1 होगा। एक का ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें 1 का भाग ना जाता हो। ठीक है, तो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड 1 होगा, और जो स्वयं अंक होता है उसका उसमें भाग तो जाएगा ही जाएगा, तो ये हो गया स्वयं। ठीक है, जैसे 18 का 18 में भाग जा रहा, इस प्रकार अगर कोई भी संख्या होगी तो उसका उसमें स्वयं में भाग जाएगा। तो इसकी 2 विशेषताएं क्या हो गई? एक तो हो गई कि प्रत्येक संख्या का गुणनखंड 1 होता है। ठीक है, और स्वयं मतलब सबसे छोटा गुणनखंड 1 होगा और सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं की संख्या होगी, उससे बड़ा उसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, और देखो इसकी तीसरी विशेषता क्या है? किसी संख्या के गुणनखंड कि उस संख्या के बराबर या छोटे होते हैं और सीमित होते हैं। मतलब कि देखो 18 संख्या दी गई है आपको, तो 18 संख्या का जो गुणनखंड है वो क्या है? 18 बड़ा 1 छोटा। अब जो संख्या बीच में दी गई ये क्या? सीमित है। इन संख्याओं के अलावा 18 से आगे की संख्या का इसमें पूर्णतः भाग नहीं जाएगा कि कुछ 1 प्लस में बचे। अगर जाएगा तो 0.0 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या है? ये सीमित हैं। क्या सीमित होते हैं? गुणनखंड। तो गुणनखंड सीमित होते हैं, जबकि गुणज क्या होते हैं? अनगिनत होते हैं। और किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1, सबसे बड़ा गुणनखंड 18 ही होता है। ठीक है, अब इसके अलावा देखो गुणनखंड 18 का बता दिए। अब देखो जैसे आपसे पूछे 100 के गुणनखंड। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है अगर 100 के गुणनखंड। अब 100 के गुणनखंड तो पता है आपको कि एक तो 1 होता है, तो 1 स्वयं होता है तो 100 मान लो। ठीक है, अब इसके बीच के जो गुणनखंड होंगे वो देख लो आप। ठीक है, 1 से भाग जाता है
100 में, ठीक है। 2 से भी जाता है 50 आएगा, 5 से जाता है 20 आएगा, 4 से, देखो 2 के बाद 4 से भी जाता है, 5 से भी जाता है, 10 से भी जाता है, 20 से भी जाता है, 25 से भी जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणनखंड। 50 से भी जाता है, 9 हो गए। मतलब कितने, 9 से जाता है, देखो 1 से जा रहा, 2 से जा रहा, 4 से जा रहा, 5 से जा रहा, 10 से जा रहा, 20 से जा रहा, 25 और 50 से जा रहा। तो ये क्या हो गए, 100 के गुणनखंड। अगर आपसे पूछ ले कि गुणनखंडों को बढ़ते क्रम में लिखिए तो वो लिखेगी, घटते क्रम में पूछ ले तो 100 से स्टार्ट करना, नहीं पीछे साइड को, ठीक है। अब इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि 100 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ऑब्जेक्ट में आ जाता है कि 100 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, और ए नंबर में पूछ लेता 2, बी नंबर में पूछ लेगा 4, सी नंबर में पूछ लेगा 8 और डी नंबर में पूछ लेगा 9, और उसके बाद ई नंबर में पूछ लेगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगर डी में 9 उधर नहीं दिख रहा है तो डी बराबर 9, डी में 9, ठीक है। तो अगर आपको गुणनखंड ज्ञात करना आ रहे होंगे तो ये आप बता पाएंगे कि इसका आंसर क्या है, 9 है, क्योंकि अपन ने देखे हैं कि गुणनखंड कितने हैं 100 के, 9। इस प्रकार से गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं, गुणज ज्ञात कर लेते हैं और इनकी संख्या ज्ञात कर लेते हैं कि कितनी किस्में हैं। अब गुणनखंड की संख्या का कभी कभार एग्ज़ाम में योग भी पूछ लेता है कितनी है, जैसे अभी गिन के बताए, और कभी कभी क्या पूछ लेगा आपसे, डायरेक्ट उनका योग भी पूछ लेगा कि जैसे 100 के गुणनखंडों की संख्या है और उनका योग बताइए। क्या पढ़ रहे हैं अपन, गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड में अब क्या पढ़ते हैं, इसके आगे गुणनखंड की संख्या, ठीक है। जैसे दिए गए अपन को क्वेश्चन दे देगा 200 कि गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है कितनी है, ठीक है, संख्या कितनी है। तो अपन सबसे पहले 200 के गुणनखंड करेंगे। 2 से जाएगा 100, 2 से जाएगा 50, 2 से जाएगा 25, 5 से जाएगा 5 और 5 से जाएगा 1। इस प्रकार से गुणनखंड निकाल लिए। तो अपन इसको लिख सकते हैं क्या, 200 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब 200 बराबर इधर अपन इसको लिख सकते हैं 2 कितनी बार आया, 3 बार, गुणा 5 कितनी बार आया, 2 बार घात में, ठीक है। अब गुणनखंड की खंडों की संख्या का योग बराबर क्या होता है, गुणनखंड की संख्याओं का योग बराबर होता है घात प्लस 1 गुणे घात प्लस 1। जी अगर इधर 2 है तो 2 और 3 है तो 3 बढ़ा लेते हैं जितना अपन को चाहिए हो, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखो घात कितनी देगी, 3 प्लस 1 और 2 प्लस 1। देखो 5 की घात 2 है तो 2 में 1 जोड़ना है, और 2 की घात 3 है तो 3 में 1 जोड़ना है। तो संख्या बराबर कितना आ जाएगा, 4 गुणे 3 बराबर 12। तो इधर से अपन को पता चला है कि जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 12। गुणनखंडों की 12 संख्या होगी 200 के, ठीक है। अब 200 के 12 गुणनखंड हैं, कौन कौन से देखते हैं। संख्या आ गई 12। अब 200 के गुणनखंड देखो, 200 के गुणनखंड, अब 200 के गुणनखंड देखो, एक तो 1 होगा, 2 से जाएगा 200, 3 से नहीं जाएगा लेकिन 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, 10 से जाएगा, 20 से तो जाएगा ही जाएगा, 25 से जाएगा, 50 से जाएगा,
8 से भी जाएगा इधर, 5 8 10, 4 के बाद देखो 5 से जाएगा, 8 से जाएगा, 10 से जाएगा, 20 से जाएगा, 25 से जाएगा, 50 से जाएगा, 100 से जाएगा, 200 से जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक अंक छूट रहा है अभी कोई, क्या है 40 छूट रहा है 25 के अलावा। 40 से भी जाएगा, 50 से भी जाएगा, और 100 और 200। इस प्रकार से कितनी संख्या हो गई? 12। देख लो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अपन को संख्याएं कितनी प्राप्त हो रही थी? 12, और जो 2 के गुणनखंड कितने हैं? गिनली के 12। इस प्रकार से गुणनखंडों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको देखना है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर ली, अब देखते हैं गुणनखंडों का संख्या का योग। अगर डायरेक्ट संख्या का योग पूछ ले आपसे, ठीक है, तो आपको वो भी आना चाहिए। जैसे इसके लिए अगला क्वेश्चन अगर नोट करना है तो कर लीजिए, गुणनखंड में क्या होगा क्वेश्चन। इसके जो गुणनखंड का सूत्र पहले वो लिख लो, योग का सूत्र, गुणनखंडों के योग का सूत्र बराबर, ठीक है। अब इसमें अपन अगर मान लो x की पावर x की पावर m, a की पावर m इंटू n की पावर b की पावर n इंटू c की पावर p, ठीक है। ये सूत्र नहीं है, मतलब इसको लिखना है, ठीक है। ये हो गया समीकरण, योग का समीकरण, ठीक है। ऐसा बना लेते हैं। फिर इसका सूत्र देखो, सूत्र क्या रहेगा? a की पावर m, a की पावर m में कहा आओ m प्लस 1 माइनस 1 a माइनस 1 इंटू b की पावर n प्लस 1 माइनस 1 a माइनस 1 और b माइनस 1, ठीक है। गुणा c की पावर p प्लस 1 1 c माइनस 1, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या होता है? इसका सूत्र होता है। अगर ये जैसे इधर अपन ने a की पावर m, b की पावर n और c की पावर p माना हुआ है, अगर कोई गुणनखंड इस 3 अंक से ज़्यादा भी है तो अपन इधर और भी संख्या ले सकते हैं, जैसे इधर किया है वो वैसे आगे भी अपन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन लेते हैं अपन। अब क्या करते हैं जी, बोर्ड तो है थोड़ी छोटा, ठीक है। इसमें से संख्या लेते हैं जो इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं बोर्ड को, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन लेते हैं 120। क्वेश्चन क्या लेते हैं? 120 के गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, ठीक है। तो 120 के पहले नंबर गुणनखंड करो। देखो 2 से जाएगा 6 दूनी 12 60 आएगा, 2 से जाएगा 30, 2 से जाएगा 15, 3 से जाएगा 5, 5 से जाएगा 1। इस प्रकार से जो गुणनखंड हो गए। अब 120 के कितने गुणनखंड हो गए? तो ये इधर लिख लो, 120 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। तो 120 बराबर होगा 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1, ठीक है। ऐसा इसको अपन लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं? गुणनखंडों का योग करते हैं, ठीक है। तब इधर डायरेक्ट लिख लो योग। अब योग में कुछ नहीं करते, ये समीकरण अपन इसको क्या ये समीकरण कैसा तैयार हुआ? a की पावर m, ठीक है, इंटू b की पावर n इंटू c की पावर p। ये हो गया इतना, उसकी तुलना इससे कर दी, ठीक है। अब देखो जी 120 बराबर लिखा है, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 2, m बराबर 3, b बराबर 3, ठीक है, n बराबर 1,
C बराबर 5 और P बराबर 1। जी आ गया माइनस के, ठीक है। अब जी क्या है, मानों को लिख लो सूत्र में रखने पर, ठीक है। तो मानों को सूत्र में रखने पर क्या करते हैं, देखो ए की वैल्यू कितनी है, इधर जे लिखी हुई है, देखो ए की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। एम की कितनी है 3 प्लस 1 कर दो, इसका -1 2 -1 गुणा का चिन्ह लगाओ। उसके अलावा बी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3, एन की कितनी है 1, तो 1 + 1 -1, इधर कितना 3 -1, ठीक है। गुणा सी की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। पी की 1 और 1 -1 5 -1, ठीक है। इतना जब अपना हो जाता है तो इसके बाद अपन इसके आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो ये कितना होता है 2 की पावर 4 -1 2 -1 2 -1 गुणा 3 की पावर 2 -1 3 -1 गुणा 5 की पावर 2 -1 5 -1, ठीक है। इस प्रकार से 2 का गुणा 4 बार करो, इधर देखो 2 × 2 × 2 × 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो ये क्या हो जाएगा 16 -1, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, ठीक है। गुणा 3 का 2 स्क्वायर कितना होता है 9 -1 बटे 2, ठीक है। गुणा 5 का 25 -1 बटे 4, ठीक है। नीचे की संख्या क्या करते हैं अपन घटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो आगे सॉल्व करो, 16 में से 1 गया 15 बटे 1 गुणा 8 बटे 2 गुणा 24 बटे 4, ठीक है। अब या तो अपन इसको कट कर दें, ठीक है। देखो 2 एकम 2 4 दूनी 8, तो ये 4 बचा इधर, ठीक है। 24 को 4 एकम 4 4 छंग 24, जो इधर 6 बचा, तो ये गुणा हो जाएगा 15 × 4 × 6, ठीक है। तो 15 चौको 60 × 6 बराबर 6 छंग 36 और 0, अतः ये कितना आ जाएगा 120 के जो भी गुणनखंड होंगे उनका मान कितना आ जाएगा 360। इस प्रकार से गुणनखंडों के योग भी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आप चलते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट होता है LCM और HCM। जो क्या थे उसके जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इससे अधिकतर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद पढ़ते हैं अपन महत्तम समवर्तक यानी HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। लिख लो, अगर चलो रहने दो, लिख लो HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो ये होता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं में महत्तम समवर्तक की वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, क्या होती है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, मतलब 2 या 2 से कोई अधिक संख्याएं लेंगे जैसे अपन, उनका महत्तम समवर्तक बड़ी से बड़ी संख्या का जो कि प्रत्येक संख्या में पूर्णतः विभाजित, मतलब अगर किसी 2 संख्याओं का आप महत्तम निकाल रहे हो तो उनमें से जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो प्राप्त होगी आपको जिसका दोनों में भाग जाए, ठीक है। अब वो संख्याएं 2 भी हो सकती हैं 3 भी हो सकती हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो जैसे कि अपन देखते हैं एक क्वेश्चन महत्तम समवर्तक का उदाहरण में ले लेते हैं संख्याएं कुछ, जैसे क्वेश्चन बनता है कितना 216 एक संख्या हो गई, एक संख्या 288, ठीक है। कितनी 288 और एक हो गई 720 का मासा। HCF ज्ञात करो।
देखो बड़ी संख्या देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल फंडा छोटा सा है, आंसर छोटे से छोटे में मिल जाएगा। आपको क्या देखना है, देखो ये लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। कॉमन यानी क्या होता है, जो तीनों में होगा वो संख्या निकाल के अलग कर लेना है, उनका इंटू कर देना है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी, जिसका इन तीनों संख्याओं में क्या होगा, भाग जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स। अब देखो सॉल्व इसका, सॉल्व देखो गुणनखंड विधि से करते हैं 216, इसका निकालना है 288 और 720। पहले तीनों का ज्ञात करते हैं। 216 2 से जाएगा, ठीक है, 2 से जाएगा तो 2 एकम 2 0 8 दूनी 16, फिर 2 से जाएगा 5 दूनी 10 4 दूनी 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4 7 दूनी 14, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 एकम 3। मतलब कि जो 216 के गुणन वो होंगे, गुणनखंड कितने होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, मतलब 2 बार 3 और 3 बार 3। उसके बाद आते हैं अपन कितने पे, 288 पे। तो ये भी 2 से जाएगा, 2 एकम 2 4 दूनी 8 4 दूनी 8, फिर 2 से जाएगा 7 दूनी 14 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 3 दूनी 6 1 बचा 12 6 दूनी 12, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2 8 दूनी 16, फिर 2 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3 3 1। इस प्रकार से देखो क्या हो गया, 216 के मिले 3 बार 2 3 बार 3, 288 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 5 बार 2 फिर 3 3। अब 720 का देखते हैं। 720 को देखो 2 से जाएगा 3 दूनी 6 6 दूनी 12 0, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2 3 में से 1 बचा 16 8 दूनी 16 0, फिर 2 से जाएगा 9 दूनी 18 0, फिर 2 से जाएगा 45, फिर 2 से जाएगा नहीं 45 जाएगा कितने से, 3 से तो 15, फिर 3 से जाएगा तो 5 और फिर 5 से जाएगा तो 1। अब क्या करते हैं, इतनी प्रोसेस जो अपनी हो गई कि तीनों चीज़ के गुणनखंड निकाल लिए। ठीक है, तीनों चीज़ के गुणनखंड निकालने के बाद अपन लिखो इसके फैक्टर, देखो क्या होते हैं। 216 बराबर लिख दो, कितना लिखा है, 1 2 3, देखो 1 2 3 बार 2 तो 3 बार 2 3 बार 3 1 2 3। ठीक है, 216 के बाद 288 देखो, 288 दिखाई दे रहा है ना। 288 का देखते हैं, देखो कितने बार, 1 2 3 4 5 बार 2 हैं, 1 2 3 4 5 बार 2, उसके बाद 2 बार 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, इसके अलावा आगे देखो 720 तो 720 में क्या है, 1 2 3 4 बार 2 हैं, तो 1 2 3 4 बार 2 हैं, उसके बाद 3 बार 2 हैं, उसके बाद सॉरी 2 बार 3 है, फिर 1 बार 5 है। अब जो मासा ज्ञात करने की प्रोसेस है, ठीक है, महत्तम समावर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। अब HCF बराबर अपन इधर डाल दो, देखो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी अपन को वो संख्या प्राप्त होगी जो कॉमन होगी किसमें, सभी तीनों में। देखो 1 2 का ये तीनों में है, ठीक है, 1 2 ये तीनों में है, और 1 2 ये तीनों में। ठीक है, 3 2 हो गए। फिर उसके बाद देखो 1 3 ये आएगा और 1 3 इसका बनेगा पेयर। ठीक है, इस प्रकार देखो 3 2 क्या बन रहा है, 3 2, फिर 2 3 3 के बन रहा है। ठीक है, बस और किसी का नहीं बन रहा है, जिसका बनेगा नहीं अपन उसको लेंगे नहीं, क्योंकि अपन से पूछ रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट कॉमन चाहिए अपन को। फैक्टर यानी होता है गुणनखंड। ठीक है, अब इन तीनों 2 का और इन तीनों का गुणा करते हैं। ठीक है, देखो 2 का 2 में करोगे 4, 4 का 2 में करोगे 8, 8 का 3 में करोगे 24, 24 का 3 में कर दो 72, 24 गुणा 3 बराबर 72।
HCF। आंसर क्या होगा आपका 72। इस प्रकार से आपका आएगा 72। अब 72 संख्या ऐसी होगी जिसका 216 में भाग जाएगा, 288 में भाग जाएगा और 270 में भाग जाएगा। इस प्रकार से जो अपन आगे क्वेश्चन इसी के करेंगे, ठीक है। इसके बाद